हेलो स्टूडेंट, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और फिजिक्स वेदा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी एक लॉन्ग वायर की वजह से। मतलब लॉन्ग जो वायर था वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड था और इनफाइनाइट लेंथ का था, और फिर उसके सराउंडिंग में आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी स्ट्रेंथ था वो कैलकुलेट किया था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एट अ जनरल पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। यानी कोई एक रॉड है और रॉड इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, उसका एक डेफिनेट लेंथ है, और उस रॉड की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे, हम किसी एक्सियल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे भी नहीं है, वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे भी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, मे बी यहाँ हो सकता है, लेकिन हम एक जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी इस रॉड की वजह से। तो पहले समझ लेते हैं जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो रॉड है उसकी लेंथ आपको कुछ ना कुछ गिवन होगी। लेट अस सपोज हमने मान लिया जो रॉड की लेंथ है वो L है, कैपिटल L हमने इसकी लेंथ मान ली, और ये मान लिया जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऐसे छोटा सा ऐसे आप पॉजिटिवली चार्ज है, और हमने मान लिया प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस रॉड को दिया गया, पूरा का पूरा इतना चार्ज इस रॉड को दिया गया। और साथ ही साथ अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात करें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लेमडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, एंड इट विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई L, कूलॉम पर मीटर। लेमडा इसकी चार्ज डेंसिटी हो गई, L इसका लेंथ हो गया, Q टोटल अमाउंट ऑफ इस पे चार्ज दिया गया, और हमने ये मान लिया कि ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एक कोई जनरल पॉइंट हम ले लें और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। लेट अस सपोज द पॉइंट इज हियर, यहाँ पे एक पॉइंट है P। अब अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो लाइन कहीं यहाँ पे होगा, जस्ट बीचों बीच। तो ऐसे हम एक सिंपली इक्वेटोरियल लाइन भी ड्रॉ कर दे रहे हैं रेफरेंस के लिए। ये हमने इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन हमें जहाँ पे कैलकुलेट करना है वो कहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट P पे। और ये जो पॉइंट P है न तो इक्वेटोरियल लाइन पे है और न ही एक्सियल लाइन पे है। तो इस पॉइंट P की जो पोजीशन है उसको पहले रिप्रेजेंट कर लिया जाए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि इसको इस रॉड के एंड से आप मिला दीजिए। इसको हमने इससे मिलाया, इस एंड से मिलाया, फिर इसी पॉइंट को हमने मिला दिया लेफ्ट वाले एंड से, ठीक है। उसके बाद एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर लिया जहाँ पे इस रॉड के ऊपर, क्योंकि देखिए जब भी आपको डिस्टेंस मेज़र करना होता है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी रॉड से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक्चुअल में वो जो R डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द रॉड। तो ये R डिस्टेंस हो गया, और इस R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे जो पॉइंट P एंड पॉइंट जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, इस एंगल को लेटर सपोज हमने कह दिया कि ये एंगल आपका हो गया θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। ये सब चीज़ें गिवन है। अब जो भी कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेशन एक एक करके करें यहाँ पे, तो वही काम जो कि हम पिछले डेरिवेशंस में करते आए। हम लोग क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एलिमेंटल चार्ज को अज्यूम करते थे, उस चार्ज की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं जैसा बॉडी सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया। हमने क्या किया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज कि हम यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ आए, और एक हमने यहाँ पे एलिमेंट चूज़ कर लिया। सपोज करिए ये एलिमेंट हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, और ये जो भी हमने एलिमेंट चूज़ किया है, ये चूज़ किया हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गई x, और साथ ही साथ जो इस एलिमेंट की विड्थ है उस एलिमेंट की विड्थ को हमने कह दिया लेट अस सपोज इसकी जो चौड़ाई है वो है dx। अब इस एलिमेंट की वजह से हम सबसे पहले तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें कितना हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट पे चार्ज है कितना। उस चार्ज को सपोज करिए कि हमने मान लिया dq चार्ज है, और आपको पता है dq इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx, क्योंकि लैम्डा जो चार्ज है वो यूनिट लेंथ पे है। तो अगर हमें dx लेंथ पे कैलकुलेट करना है देन दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx, जो कि dq की वैल्यू है। अब पूरा का पूरा रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इस एलिमेंट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलने वाला है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट P होगा। इस लाइन को ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहला काम तो हम ये करें। तो हमने काम क्या किया, सॉरी, हमने इस
लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना, इस बात के लिए तो हम श्योर हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया DE। हम वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, सिंपल हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो भी एंगल है हमने मान लिया कि एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर अगर बढ़ा दें, ये जो लाइन है, तो आप बोलोगे कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा थीटा। और फिर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंड दिस इज DE साइन ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा DE कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जैसे पिछले केसेस में हमने देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे, और फाइनली जो वर्टिकल कंपोनेंट था वही ऐड होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा था। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा होगा कि DE साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाए? तो आप खुद सोचिए, जैसे x डिस्टेंस हम लेफ्ट में गए तो ये वाले एलिमेंट ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया DE। इसके दो कंपोनेंट, एक तो y डायरेक्शन में DE cos थीटा, कि x डायरेक्शन में DE साइन थीटा। ऐसे ही x डिस्टेंस अगर हम इधर चले जाएँ तो इसका भी जो DE होगा वो कुछ इधर होगा, D cos थीटा ऊपर, D साइन थीटा इधर। तो ऑब्वियसली बात है कैंसल आउट तो हो रहा है, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। आप एक बात कह सकते हैं कि ये जितनी लेंथ है ना, उतनी लेंथ अगर इधर हम एलिमेंट का चुनाव करें, जितना डिस्टेंस आपको ये दिख रहा है, इतने डिस्टेंस में जो भी एलिमेंट आएंगे सबके DE साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो अपना D साइन थीटा तो बनाएंगे यहाँ पे, और उनके D साइन थीटा को कैंसल आउट करने के लिए इधर रॉड है ही नहीं, इधर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं। कहने का मतलब कि इस पॉइंट P पे दो कंपोनेंट निकल के आने ही आने हैं। DE साइन थीटा भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा, DE cos थीटा भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। DE साइन थीटा हमेशा कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमने बताया कि जितना लंबाई ये आपको दिख रहा है ना, उतने लंबाई के अगर एलिमेंट की हम बात करें उतने तक, तब तो एलिमेंट एक दूसरे के, इधर वाले एलिमेंट के D साइन थीटा, इधर वाले एलिमेंट के D साइन थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ का एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट भी यहाँ पे एक D साइन थीटा इस डायरेक्शन बनाएगा, लेकिन इस वाले एलिमेंट को D साइन थीटा, इस वाले एलिमेंट के D साइन थीटा को कैंसल आउट करने के लिए इतनी ही डिस्टेंस पे एक यहाँ भी एलिमेंट होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रॉड की लेंथ उतनी नहीं है, और ये पॉइंट P जो है वो एक जनरल पॉइंट है। तो D साइन थीटा कुछ ना कुछ निकल के आने वाला है। तो D साइन थीटा निकल के जब आने वाला है तो हम दोनों कंपोनेंट क्यों नहीं सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि जो इधर वाला एक्सिस है, इधर हमने प्लस x एक्सिस को ले रखा है, ये हमने मान लिया, इधर प्लस x हमने मान लिया, और वर्टिकल एक्सिस को हमने बोल दिया प्लस y एक्सिस। इसका मतलब जो EX है वो हो गया D साइन थीटा, और EY जो है वो हो गया D cos थीटा। तो सबसे पहले दोनों कंपोनेंट्स को हम कैलकुलेट कर लें। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हमने लिखा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। और वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आपको दिख रहा है EX है, इधर वाले की हम बात करें D साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे EX, तो वो आपका है DE साइन थीटा। तो एक्चुअल में हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, टोटल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे D साइन थीटा को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरे रॉड की वजह से जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाला है वो पता चल जाएगा हमें। तो ये हो गया DE साइन ऑफ थीटा। चलिए इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो EX इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा यहाँ से देख लें कितना निकल के आने वाला है। देखिए ये एंगल आपका थीटा है, ये x हो गया, ये आपका r है, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और पावर हो जाएगा 1/2। तो DE की वैल्यू कितनी आएगी पहले तो आप वो देख लीजिए। तो DE इज इक्वल्स टू हो जाएगा k, और ये DQ डिवाइड बाई इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि ये DQ आपका ये एलिमेंट है, तो डिस्टेंस हो गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 1/2। तो पावर 1/2 खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब DQ की वैल्यू भी हम रख दें तो ये हो जाएगा लैम्डा dx, यानी कि DE इज इक्वल्स टू हो गया k लैम्डा dx डिवाइडेड बाई दिस इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
और ये पावर 1/2 जो था वो कैंसिल आउट हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा डी आपका हो गया के लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ साइन थीटा भी है, तो यहाँ से साइन थीटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप खुद देखिए साइन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर हो गया 1/2। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम रख दें सबसे पहले, तो ये हो गया एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट टर्म्स है ना उनको हम सबसे पहले बाहर कर लें। तो कांस्टेंट टर्म्स जो भी है जैसे के हो गया, आपका लैम्डा हो गया, जो भी कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर लें। तो हमने क्या किया, के और लैम्डा को हमने कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, अंदर बचा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए यहाँ पे पावर 1 है, जहाँ पे पावर 1/2 है, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर आपका हो जाएगा 3/2। तो ये तो हो गया ई एक्स। अभी हमको इसको इंटीग्रेट करना बाकी है और इस टाइप के इंटीग्रेशन हम बार बार अभी पढ़ते आए हैं कि बाई सब्सटीट्यूशन मेथड हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। तो जब हम सब्सटीट्यूशन पे जाएंगे तो हमने बोला था कि लेट जो भी आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल यहाँ पे x है तो हमने लिखा x इज इक्वल्स टू आर tan ऑफ थीटा। x को हम थीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब कि dx को भी d थीटा के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो dx ओवर d थीटा निकाल लें, क्योंकि x के साथ साथ थीटा भी तो वेरी कर रहा है। आप खुद सोचिए, x जब इतना है तो थीटा की वैल्यू ये है। अगर ये एलिमेंट यहाँ पे होता, x इतना हो जाता तो एंगल कुछ बड़ा हो जाता, जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया dx ओवर d थीटा। सो dx ओवर d थीटा ये आपका हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा। सो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx की हमें वैल्यू मिल गई r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो सारे की सारी वैल्यूज़ हम लिखते हैं। तो ये आपका हो गया के लेमडा आपका बाहर है, चलिए ये के लेमडा बाहर हमने कर लिया। x के जगह हमने रखा r tan थीटा, ये r tan थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। बार बार ये चीज़ आ रही है हमारे सामने और हमने देखा था कि इसका जो रिज़ल्ट निकल के आता था वो कितना आता था, वो आता था r क्यूब और ये आता था सेक क्यूब थीटा। साथ ही साथ आप देखेंगे dx भी हमें लिखना है, dx आपका हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही है ना उनको सबसे पहले तो हम कैंसिल करते हैं। तो ये ये r कैंसिल हुआ, ये r कैंसिल हो गया, ये क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा के लेमडा, ठीक है। और इंटीग्रेशन के जो अंदर है देखिए tan थीटा जहाँ से है d थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। साथ ही साथ नीचे एक सेक थीटा बचा हुआ है, उस सेक थीटा को हमने लिख दिया सेक ऑफ थीटा, साथ ही साथ ये हो गया आपका d थीटा। जो r आपको जहाँ पे दिख रहा है, चलिए उसको हम बाहर कर लें। तो इसको हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब cos इंटू सेक 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो फाइनली ये मिला आपको के लेमडा डिवाइड बाई r, और ये ऊपर सिर्फ बचेगा साइन थीटा और ये d थीटा, ठीक है। लिमिट की बात ज़रा सी कर ली जाए कि लिमिट कैसे हम लोग चूज़ करेंगे। देखिए यहाँ तक जो था ना, यहाँ तक वेरिएबल x के फॉर्म में इंटीग्रेशन था, जो कुछ भी था, तो अगर इसके हिसाब से हमें लिमिट लगानी होती तो आप बोलते कि इसके हिसाब से अगर हम लिमिट लगाएंगे तो इस पॉइंट को अगर o मान लें, इसको अगर हम a मान लें, इसको अगर हम b मान लें, इस वाले एंड को, तो माइनस OB से लेके ये OA तक लिमिट हमें लगानी पड़ती अगर हम x को ध्यान में रखें। क्योंकि ये जो x है ना, इधर अगर चूज़ करते तो माइनस OB, इधर हम OA तक कहीं भी चूज़ कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये हमें मेज़रमेंट पता नहीं है, इसलिए x के फॉर्म में लिमिट लगाने में थोड़ी सी आपको समस्या आएगी। चलिए उसको हालांकि हम लिख दे रहे हैं कि x के फॉर्म में अगर लिमिट लगती तो वो क्या होता, ये हो जाता माइनस OB, लिमिट आपकी हो जाती माइनस OB से लेकर OA तक। ये डायमेंशन अगर आपको पता होती तब तो सिंपल है, आप उसी के फॉर्म में लिमिट लगा कर सकते हैं। लेकिन
हुआ क्या है कि हमने जैसे ही वेरिएबल को रिप्लेस किया, जैसे वेरिएबल पहले अपना x था उसको थीटा के फॉर्म में कर लिया, इसका मतलब कि अब लिमिट भी जो पहले x के अकॉर्डिंग लग रही थी अब वो थीटा के अकॉर्डिंग लगने वाली है। यानी अब हमें देखना है कि ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो आप सिंपल सा बात बोलेंगे, आप बोलेंगे अरे ये जो थीटा है ना, इधर थीटा 2 तक कहीं भी हम ले सकते थे और इधर इसको हम थीटा 1 तक कहीं भी ले सकते हैं। ये जो आपको थीटा इतना दिख रहा है ना, सोचिए अगर इस एलिमेंट को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं तो ये थीटा 2 के बराबर होता। इस एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे चूज़ करते तो ये थीटा बढ़ के कितना हो जाता, थीटा 1 के बराबर हो जाता। तो लिमिट हम थीटा के अकॉर्डिंग अगर लगाएं तो वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट लगाएं तो माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1, ये आपका हो गया माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1, ये आपका हो जाएगा माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि माइनस थीटा 2 हमने क्यों कर दिया, सिंपल थीटा 2 से थीटा 1 तक क्यों नहीं कर रहा। देखिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम मेजरमेंट करें तो इधर हमने एलिमेंट को चूज़ किया तो इधर वाली लिमिट हमको माइनस लेनी पड़ेगी, इधर वाली आपको प्लस लेनी पड़ेगी। एंगल जहाँ तक वेरी कर सकता है ऐसा ही होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको क्लियरली पढ़ेंगे आगे चल के। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा के लेमडा बाई आर, और साथ ही साथ साइन थीटा हो गया आपका माइनस कॉस ऑफ थीटा, और लिमिट आपकी लग गई माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1। इसके आगे वाला स्टेप आपको पता ही है, लिमिट को सब्सटीट्यूट करना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा के लेमडा डिवाइड बाई आर, और साथ ही साथ ये यहाँ पे अगर हम माइनस को प्लस करना चाहें ना तो लिमिट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ये इसको लिख दे रहे हैं कॉस ऑफ थीटा, और लिमिट जो पहले माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक थी वो आपका हो जाएगा थीटा 1 से लेकर माइनस थीटा 2। फिर से के लेमडा बाई आर, अपर लिमिट यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा 2, चलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा 2, माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ थीटा 1, ये हो गया कॉस ऑफ थीटा 1। और आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 को सिंपल हम कॉस थीटा 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा के लेमडा बाई आर एंड इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो हमने जहाँ पे निकाल लिया कि जो भी ई एक्स की वैल्यू निकल के आने वाली है। एक्चुअली ई एक्स कौन सा है, यही आपका ई एक्स है, ये ई एक्स है, और इस कंपोनेंट को हमने क्या मान रखा है, ई वाई मान रखा है। तो चलिए ई एक्स को हम एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं अलग से ताकि आपको वो ध्यान में रहे। ई एक्स इज इक्वल्स टू हमें मिल गया के लेमडा बाई आर, और साथ ही साथ कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ये ई एक्स हो गया। ऐसी सिमिलरली आप ई वाई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ई वाई को हम कैलकुलेट कर लेंगे डी कॉस थीटा जिसमें आएगा, और ई वाई को कैलकुलेट करने के बाद जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो दोनों का वेक्टर एडिशन हमें करना पड़ेगा सिंपल। तो ई वाई को चलिए सबसे पहले कैलकुलेट किया जाए। ई एक्स की बात तो हो गई, अब ऑब्वियस सी बात है हमें मिटाना पड़ेगा इसे, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं इसका, जो कुछ भी चीज़ें आपको दिख रही हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट की बात करनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो चुकी है। जो ई एक्स निकल के आना था ना, जितना निकल के आना था वो आ चुका है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि आपको वहाँ से दिख रहा है ई वाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू डी ई कॉस ऑफ थीटा। तो चलिए डी ई कॉस ऑफ थीटा को कैलकुलेट करें कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और वो जो वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आएगा ई वाई, ये इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ ये डी ई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब डी ई कॉस ऑफ थीटा को इंटीग्रेट करें तो इस पॉइंट पी पे जो भी वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले भी हमें कॉस थीटा के बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ पे कॉस थीटा होगा कितना, तो चलिए कॉस थीटा आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर देखें इस वाले ट्रायंगल में पर्टिकुलरली हम अगर बात करें, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये पर्टिकुलरली हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये तो इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो अब देखिए कॉस थीटा आपका हो जाएगा ये बेस,
ये हाइपोटेनस, बेस मतलब ये आर के बराबर है, आर डिस्टेंस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर हो जाएगा 1/2। साथ ही साथ डी तो आपका उतना ही होगा के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फ़र्क कहीं पे नहीं पड़ना, बस साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस आ गया और कोई अलग बात यहाँ पे नहीं है। सो ई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका डी ई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ये डी ई की वैल्यू हम रखते हैं, तो डी आपका के लेमडा डी एक्स अपॉन के लेमडा डी एक्स अपॉन ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ ही साथ कॉस थीटा आप वहाँ से लिख सकते हैं आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर 1/2। तो फाइनली ये जो ई एक्स है वो आपको कुछ ऐसा मिल के आया, के लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर हो जाएगा, पावर यहाँ पे 1 है, जहाँ पे 1/2 है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। फिर से वही वाला सब्सटीट्यूशन जो हमने पिछले केस में किया था, हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू आर tan थीटा, ठीक है। तो ये डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये चीज़ें अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए कि बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है। चलिए तो इसको यहाँ पे हम रख दें, तो ये हो जाएगा के लेमडा डी एक्स की वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इस डी एक्स के जगह पे हमने रख दिया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, आपको पता है नीचे वाला जो टर्म्स है, चलिए उसको एक बार लिख ही दे रहे हैं। ये हो गया एक्स के जगह पे आर tan थीटा, यानी आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ये पहले से आर स्क्वायर है और ये पावर 3/2। नीचे वाले टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब से क्यूब थीटा निकल के आएगा, ये पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बताया था इसको। तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू के लेमडा, इसको तो हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन के आपके अंदर बचा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई चलिए देखा जाए आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाता था आर क्यूब और इस सेक क्यूब थीटा। अब जो भी चीज़ें कैंसल आउट होने वाली हैं, चलिए उसको पहले कैंसल आउट कर दें। तो कैंसल आउट होने के लिए सेक स्क्वायर थीटा ये पूरा गया, यहाँ नीचे एक सेक थीटा बचेगा, ठीक है। साथ ही साथ आर कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि ये आपका हो गया के लेमडा बाई आर स्क्वायर और नीचे सेक थीटा बच रहा है जो कि ऊपर जाके कॉस थीटा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। लिमिट की जहाँ तक बात आएगी, लिमिट हम वैसे ही चूज़ करेंगे जैसे पिछले केस में हमने चूज़ किया था। तो लिमिट आपकी हो जाएगी -θ2 से लेकर θ1, यहाँ भी -θ2 से लेकर θ1 और यहाँ भी लिमिट हम वही लिखेंगे -θ2 से लेकर θ1। एक बार थोड़ा सा हमें कहीं कुछ गलत लग रहा है इसमें, शायद एक बार इसको क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। डी ई कॉस ऑफ थीटा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर इसका पावर 1/2 के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड कॉस ऑफ थीटा आपका हो गया कॉस थीटा बेस आर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ एक आर बचा रह गया और के लेमडा डी एक्स स्क्वायर पावर 3/2 के लेमडा डी एक्स आपका हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और आर क्यूब सेक क्यूब थीटा।
चलिए सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहे थे हम लोग, और वो क्या था कि देखिए dx के जगह पे हमें r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखना है, वो तो हमने लिख दिया। ये वाला r हम मिस कर गए, इसको हमने लिखा नहीं अभी तक, तो इस वाले r को भी यहाँ पे मेंशन कर दें। तो आप देखेंगे ना, ये r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे जो स्क्वायर बच रहा था ना, वो स्क्वायर नहीं बचेगा, नीचे सिर्फ एक r बचेगा। माफ़ करिएगा इसको, थोड़ा सा उसको हम लोग भूल रहे थे और कोई बात नहीं थी। तो ये आपका हो गया कि लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और लिमिट वही हम यूज़ करेंगे -θ2 से लेकर θ1। अब चलिए फाइनल स्टेप जो अपना होता है लिमिट को रिप्लेस करने वाला, वो कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा के लैम्डा बाई आर अपर लिमिट, यानी कि ये हो गया आपका साइन ऑफ θ1 माइनस लोअर लिमिट, यानी साइन ऑफ ये -θ2 हो जाएगा। और आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन θ2 जब बाहर निकलेगा तो इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो जो फाइनली ई एक्स की वैल्यू निकल के आने वाली है वो निकल के आएगी आपकी के लैम्डा बाई आर, और ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो ये आपका हो गया, सॉरी ई वाई है, माफ़ करिएगा, हम बार बार इसको ई एक्स लिख रहे हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस वन इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये आपका हो गया ई वाई, यानी ई वाई की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ई एक्स इतना निकल के आ गया, और इस पॉइंट पे जो ई वाई की वैल्यू है वो निकल के आ गई के लैम्डा बाई आर, एंड दिस इज साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो ये जो रिज़ल्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ये, ठीक है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे, तो दोनों का वेक्टर एडिशन कर दें, ई एक्स और ई वाई का। तो चलिए, अब दोनों चूँकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ई डी ई के, तो जो वेक्टर एडिशन हम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, उसको हम ई मान लें, तो ई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। अब जो भी ई एक्स निकल के आएगा, जो भी ई वाई निकल के आएगा, उसका दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, तो वो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि एंगल ये वाला ना देके, θ1 θ2 ये वाला ना देके, एंगल ये वाला गिवन होता है, जहाँ पे बोल देगा कि लेट अस सपोज ये एंगल आपका अल्फ़ा है, बोल देगा कि ये एंगल आपका बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में आपसे पूछ देगा कि अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में आप बताइए। अब खुद सोचो आप, अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में अगर हम निकालना चाहें तो θ1 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फ़ा। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करिए, θ1 आपका हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि आखिरकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, तो θ1 आपका हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। तो कहीं इसको साइड में लिख लेते हैं कि भैया θ1 जो होगा वो होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो θ1 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और ऐसे ही हम इस वाले ट्रायंगल से बात करें तो यहाँ से θ2 आपका हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो θ2 अगर यहाँ से आपका हो गया 90 माइनस बीटा। तो अगर हम अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में आंसर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जहाँ पे θ2 है वहाँ पे 90 माइनस बीटा करिए, जहाँ पे θ1 है वहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ई एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी उस केस में ई एक्स इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ θ2। θ2 का मतलब यहाँ पे हम क्या रखने जा रहे हैं, 90 माइनस बीटा, और कॉस 90 माइनस बीटा आपका होता है साइन बीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ θ1 के जगह पे 90 माइनस अल्फ़ा रखेंगे तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा वो भी आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा, तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा। एक तो ये हो गया, साथ ही साथ ई वाई की अगर हम बात करें तो ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा डिवाइड बाई आर, और जहाँ पे साइन θ1 की जगह पे हमने रखा 90 माइनस बीटा, तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा रखा, तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा, और सिमिलरली ये आपका हो जाएगा
कॉस ऑफ बीटा। तो अगर ये एंगल गिवन है अल्फा और बीटा के टर्म्स में, तो अल्फा और बीटा के टर्म्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स को ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ये वाले एंगल्स गिवन है θ1 θ2, तो फिर आपके सामने जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन पूरा समझ में आया होगा। बाकी इसी में आगे कंडीशंस बनती चली जाती हैं कि जैसे मान लीजिए कि सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर आपका वायर है, उस केस में कैसे कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे उसको, चलिए इसी में हम दिखा दे रहे हैं। अलग से उसके लिए वीडियो बनाने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, सो इसको मिटाने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। फिलहाल इसको मिटा रहे हैं अभी। सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब ये होता है कि एक एंड का तो पता है, लेकिन दूसरे एंड के बारे में कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे जा रहा है। दूसरा एंड कहने का मतलब कि इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड्स करता है। अभी देखो ये जो डेरिवेशन है ना, जो हमने अभी किया, इसमें हमने क्या पाया कि एक रॉड है, ठीक है, और इसमें ये कोई पॉइंट है, पॉइंट P। तो पॉइंट P पे जब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, तो इसके दो कंपोनेंट्स निकल के आए। ये आपका एंगल हमने दे रखा था θ1, ये एंगल दे रखा था θ2, ये वाली जो डिस्टेंस थी वो थी r। तो यहाँ पे जो दो कंपोनेंट निकले हैं, एक तो इस डायरेक्शन में निकला है Ex और एक इस डायरेक्शन में निकला है Ey, ठीक है। और Ex Ey कितना निकला है वो आपको वहाँ पे समझ में आ रहा है। अब सोचिए फॉर सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की अगर हम बात करें, फॉर सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यानी ऐसा वायर जो एक तरफ से तो उसका अता पता है, दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट तक गया, ऐसा कुछ वायर। अब आप खुद सोचो जैसे, और उसके एक एंड पे, ठीक है ना, नियर इट्स वन एंड, उसके एक एंड पे एट ए डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। अब आप खुद सोचो अगर इसी पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करते चले जाएं, ये जो पॉइंट आपको P दिख रहा है, इस पॉइंट P को अगर हम इधर शिफ्ट करते चले जाएं, तो ये एंगल कितना बनने वाला है आप खुद सोचिए। इसको पॉइंट P को हमने अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो आप देखेंगे एंगल कितना बना, कुछ ना कुछ बना, ये इतना बना। फिर इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट किया, जब पूरा का पूरा यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे तो ये जो θ2 आपका इतना दिख रहा है ना, θ2 पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सोचिए इस पॉइंट P को अगर इसके एक एंड के पास अगर हम शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो θ2 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमने लिखा कि θ2 तो हो गया 90 डिग्री, और दूसरे वाले एंड को हमने क्या किया, θ2 90 हो जाएगा, θ2 90 नहीं होगा, सॉरी माफ़ करिएगा। आप ऐसा सोचिए ना, इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। पहले हम लोग इसको हम ऐसे सोचें कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो कहीं यहाँ पे है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे हम लेते तो आप बोलते कि तब तो एंगल आपका θ2 होता इतना। इस पॉइंट को अगर हम यहीं पे चूज़ कर लेते तब तो θ2 आपका हो जाता 0 डिग्री। आप ऐसे सोचिए, तो θ2 आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और जो दूसरा वाला एंड है, अब ये रॉड का ये वाला हिस्सा मजूम नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि रॉड का बी वाला सेक्शन यहाँ पे है और ये वाला हिस्सा कहीं कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो जब ये इन्फिनिटी पे होगा तो ये θ1 बढ़ते 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 कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो आप बोलेंगे θ1 की ये जो वैल्यू है ये बढ़ते बढ़ते θ1 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो θ1 हमने यहाँ पर लिख लिया, θ1 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। उस केस में आपको Ex और Ey कैलकुलेट करना है, तो चलिए Ex और Ey कैलकुलेट कर लेते हैं। कहने का मतलब कि ये हमारा रॉड है, ये पॉइंट B था और इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है Ex आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, Ey आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये वाला जो एंड है वो कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। और दोनों एंगल्स के बारे में हमें पता है यहाँ पे एंगल्स क्या होने वाले हैं। सो Ex इज इक्वल्स टू हो जाएगा k लैम्डा डिवाइड बाई r कॉस ऑफ θ2। θ2 की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, सॉरी 0 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है,
तो ई एक्स इज इक्वल्स टू निकल के आ गया के लेमडा डिवाइड बाई आर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ई वाई को कैलकुलेट करना चाहें सो ई वाई इज इक्वल्स टू के लेमडा डिवाइड बाई आर एंड साइन ऑफ थीटा वन आपका कितना है 90 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। और आपको पता है साइन 0 डिग्री 0, साइन 91 होगा, तो ये भी निकल के आ गया के लेमडा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 1, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ई वाई हो गया और ये हो गया ई एक्स। कहने का मतलब कि दोनों के दोनों जो कंपोनेंट हैं वो बराबर निकल के आएंगे इस पॉइंट पी पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं। अगर वायर की लंबाई जो है वो सेम ही इनफाइनाइट है, मतलब एक तरफ इन्फिनिटी तक गया, दूसरी तरफ उसका एक लिमिट है, और इसी एंड के पास हम लोग आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे ई एक्स इस डायरेक्शन में, ई वाई इस डायरेक्शन में हो गया। सो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो पॉइंट बी हमने दिखा रखा है ये हो गया पॉइंट बी, ये वायर इधर इन्फिनिटी तक गया है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ये हो गया पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे, तो जो हो गया आपका इधर ई एक्स और इधर आपका है ई वाई, और यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो बराबर निकल के आए हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीचों बीच से जाएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा ई। और ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों कंपोनेंट्स बराबर हैं तो ये बीचों बीच से जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, थीटा 45 डिग्री हो गया। अब हमें नेट ई को निकालना है कि आखिरकार निकलेगा कितना, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू तो हमने पढ़ रखा है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। चलिए रखिए, दोनों चूँकि बराबर हैं, ई एक्स ई वाई आपस में बराबर हैं, तो ये के इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 के लेमडा बाई आर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ई एक्स बराबर ई वाई है। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात वही थी। सॉरी लाइट कट गई तो अभी वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा, सॉरी।